हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं 1 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। और ये 15 मार्क्स में भी दे सकता है। कल से एग्जाम स्टार्ट है, कल भी होगा, परसों भी होगा, नेक्स्ट डे होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे एग्जाम होगा। 4 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। आपको पढ़ करके जाना है। अगर 1 मार्क्स में दिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा, 5 मार्क्स में भी दिया तब भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर 15 मार्क्स में दे देता है तो बस आप जब उस चीज़ों के अर्थ को समझ जाएंगे ना तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। बट चांसेस है 1 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले में। अगर 15 मार्क्स दे देगा तो आप लोग जब समझ जाओगे तो उसको बढ़ा करके लिख दोगे, ठीक है। तो आज हम कौन कौन सा क्वेश्चन को चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है संवाद लेखन क्या है, दूसरा टिप्पणी लेखन क्या है, तीसरा समाचार लेखन क्या है, चौथा संपादकीय क्या है, पाँचवा संपादक के नाम पत्र, छठा है प्रतिवेदन का प्रकार, सातवां है प्रारूपण क्या है, आठवां है जीवन वृत्त बायोडाटा, 9 नंबर है ज्ञापन क्या है, 10 नंबर है अनुवाद क्या है, 11 नंबर है संक्षेपण क्या है, 12 नंबर है पलवन क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है 13 उपसर्ग क्या है, 14 प्रत्यय क्या है और 15 लिंग निर्णय क्या है। देखो दोस्तों, मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। 3-3 4-4 घंटा लगता है अपलोड करते करते, 5-7 घंटा भी लग जाता है। अगर बहुत जल्दी अपलोड हो जाता ना, 1 घंटा में अगर भी एक वीडियो अपलोड हो जाता ना तो मैं एक दिन में 10 वीडियो अपलोड कर देता। लेकिन एक दिन में 2 वीडियो, 1 वीडियो ऐसा ही अपलोड हो पाता है। तो मैं आप लोगों के लिए अगर इतना मेहनत करता हूँ, अगर आपके लिए हम मेहनत करें तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप मुझे क्या करो, सपोर्ट करो, ठीक है। आपको क्या करना, मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते आंसर की ओर से, ठीक है। आंसर का मैं एक करके आपको सारा बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखते जाना आपको, ठीक है। बस आपको सुन लेना, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है संवाद लेखन क्या है, ठीक है। संवाद मीन्स होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ वार्तालाप करता है, बात करता है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप यानी बात को जब लिखा जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद का मतलब होता है एक आदमी से दूसरे आदमी में वार्तालाप करना, बात करना। लेखन मतलब होता है लिखना। तो जब वार्तालाप को लिखा जाता है ना तो हम उसको संवाद लेखन बोलते हैं, ठीक है। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। काल्पनिक मतलब कल्पना कर रहे हैं कि चलो मैं एक बंगला लूँगा, और एक वास्तविक मेरे पास बंगला है। तो ये 2 चीज़ हो सकता है, या तो मैं कल्पना कर रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ, या तो एक्चुअल में वो चीज़ें मेरे पास है। तो संवाद लेखन क्या है, जब 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या होता है, वार्तालाप होता है। और जब उस वार्तालाप को लिखा जाता है तो उसे हम संवाद कहते हैं। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट दूसरा पॉइंट की ओर। टिप्पणी लेखन क्या है। अब देखो टिप्पणी का मतलब क्या होता है, ठीक है। टिप्पणी का मतलब होता है अपना राय को प्रकट करना, अपने राय को प्रकट करना। आप लोग देखे होंगे सरकारी कार्यालय में, चाहे बैंक ले लो, चाहे कोई बड़ा बड़ा ऑफिसर ले लो, वहाँ पे क्या होता है, देखो एक जब हम लोग बैंक में जाते हैं तो कोई भी कागज़ जमा करते हैं तो बैंक वाले साइन कर लेते हैं और कुछ कुछ अपना लिखते हैं साइन वगैरह, फिर दूसरे के पास पहुंचाते हैं, फिर वो लिख करके दूसरे के पास पहुंचाते हैं। तो ये जो लिख रहे हैं ना अपना अपना, वो होता है टिप्पणी। कि ये बैंक ने अपना टिप्पणी दे दिया कि इसका आधार कार्ड से मोबाइल लिंक कराना है, तो इसका फ़ोटो पासबुक सब मैच कर गया। दूसरा का इसका काम है मैच करवाना, तो इसने अपना टिप्पणी दे दिया कि हाँ ठीक है, टिक आउट कर दिया, मैच हो गया। दूसरा का काम है कि उसका जांच करना फिर से एक बार, तो दूसरा भी जांच करेगा और वो अपना टिप्पणी लिख देगा कि हाँ जांच हो गया। और तीसरा का पूरा प्रक्रिया करना है, जो भी उसको काम करना है सारा तीसरा करेगा, तो तीसरा बोलेगा कि हाँ हो गया। तो इस प्रकार से टिप्पणी होता है, जो एक व्यक्ति दूसरे के पास, फिर दूसरा तीसरे के पास टिप्पणी करता है, लिखता है उसके बारे में, ठीक है। तो सरकारी कार्यालयों में टिप्पणी का विशेष महत्व होता है, ठीक है। किसी भी फाइल पर संबंधित अधिकारी अपनी टिप्पणी लिखकर आगे बढ़ाता है। उसमें संबंधित विषय के हर पहलू पर सविस्तार स्पष्टीकरण होता है, मतलब एक विस्तार तरीका से देखा जाता है और वहाँ पे लिखा जाता है। उस हर एक फाइल पे टिप्पणी करके अच्छे तरीके से लिखा जाता है। टिप्पणी के माध्यम से अधिकारी उस विषय पर अंतिम निर्णय लेता है। देखो वहाँ पे वो टिप्पणी लिख देता है और वहाँ अंतिम निर्णय लेता है। जैसे एक बैंक वाले वहाँ पे लिख दिया कि हाँ इसका फोटो तो मैच कर गया और वहाँ साइन कर देता, मतलब उस बैंक का उसका अंतिम निर्णय था कि हाँ मैच कर गया, अब कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। उसके लिए अंतिम निर्णय हो गया। फिर दूसरे के पास जाएगा, वो भी अपना साइन करके आगे बढ़ाएगा, तो उसका भी अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। तो अंतिम निर्णय लेता है। इस अंतिम निर्णय के आधार पर प्रारूप तैयार किया जाता है। और जब वो अंतिम निर्णय हो जाता है, जहाँ पे भी जाता है, जहाँ तक वो जाता है, लास्ट जहाँ पे होता है और जहाँ अंतिम निर्णय हो जाता है, उसके बाद प्रारूप तैयार किया जाता है। मतलब जो भी चीज़ें उस फाइल में है, जो भी उस चीज़ में कागज़ में है, उसका फाइनल लास्ट में कर दिया जाता है और उसे अधिकारी की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और वो अधिकारी के लिए स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है कि अधिकारी सभी स्वीकृति स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
या फिर देख लो एक छोटा सा शब्द में, या हर चरण में लिखकर जो सुझाव, संकेत, निर्देश आदि दिए जाते हैं। मतलब हर चरण में, इस बैंक से उस बैंक में, फिर उस बैंक से उस बैंक में, मतलब हर एक चरण में, यहाँ से उस चरण में, फिर उस चरण से तीसरे चरण में आदि जो सुझाव दिया जाता है, संकेत दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि ये करना है, वो करना है। कोई जरूरी नहीं बैंक का ही ले लो, दूसरा ले लो। मुखिया लोग ही एक कागज़ से समस्या ढूंढते हैं कि यहाँ पे दिक्कत है, फिर दूसरे चरण में भेजा जाता है, फिर तीसरे चरण में भेजा जाता है। तो इस तथ्य सूचनाएं रखी जाती है, उन्हीं को हम लोग टिप्पणी कहते हैं। ठीक है, समझ गए टिप्पणी क्या है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, समाचार लेखन क्या है। तो देखो समाचार मीन्स तो आप लोग जानते हैं, किसी बात को लिखने या कहने का वह तरीका जिसमें उस घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम तथ्यों या पहलुओं तथा सूचनाओं और भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है या बताया जाता है। आज के समय में समाचार पत्र जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। देखो समाचार लेखन क्या है, किसी भी घटना, कोई भी समस्या हो, कोई भी तथ्य हो, उसको एक क्रमबद्ध तरीका से, क्रमबद्ध मतलब एक अच्छे तरीका से, सिस्टमैटिक तरीका से लिखा जाता है और बताया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। उसी को हम लोग समाचार लेखन कहते हैं। और समाचार लेखन, जो समाचार पत्र है, समाचार लेखन है, वह जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। समाचार पत्र क्या होता है, कोई भी घटना के बारे में, कोई भी विचार के बारे में, कोई भी समस्या के बारे में, कोई भी तथ्यों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा ढंग से, क्रमबद्ध तरीका से यानी सिस्टमैटिक तरीका से लिखा रहता है। चलते हैं 4 नंबर, संपादकीय क्या है। संपादकीय क्या है, तो वह लेख या टिप्पणी जो संपादक द्वारा लिखी गई हो। संपादक मतलब जो भी, जैसे मान लो समाचार पत्र भी हमने देखा, तो समाचार पत्र में क्या है, कोई एक व्यक्ति छापता होगा नहीं, कोई सोचने वाला अलग होगा, कंप्यूटर पर टाइप करने वाला अलग होगा, पेपर बनाने वाला अलग होगा, सब अलग अलग होगा। तो जो पत्र को लिख रहे हैं ना सभी मिल करके, उसको बोलते हैं संपादक। जैसे हम पत्र अगर लिख रहे हैं तो हम हो गए संपादक, और जो हम लिख करके तैयार कर देंगे एक पेज में, वो हो जाएगा हमारा संपादकीय, कि संपादक के द्वारा लिखा गया पेज है तो हम हो गया संपादक, और हमारा जो पेज हो जाएगा वो हो जाएगा संपादकीय। ठीक है, तो वह लेख या टिप्पणी जो संपादक द्वारा लिखी गई हो। ठीक है, टिप्पणी मतलब तो अपना विचार देना। ठीक है, देखो संपादकीय एक लेख होता है, मतलब लिखा हुआ चीज़ होता है। इसे समाचार पत्र का आवाज़ माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, समाचार पत्र का आवाज़, क्योंकि समाचार पत्र में कौन लिखता है, संपादक लिखता है, और जो समाचार पत्र लिखा जाता है वो संपादकीय तो ही है ना। संपादकीय द्वारा समाचार पत्र अपनी राय प्रकट करती है ना। संपादकीय द्वारा समाचार पत्र क्या करती है, अपनी राय प्रकट करती है। मतलब जो जितने भी सारे लोग रहते हैं समाचार पत्र को छापता है, तो जो भी समाचार पत्र में चीज़ें रहता है वो सब किसका राय रहता है, संपादक का राय रहता है। ठीक है, संपादकीय लिखने की जिम्मेदारी संपादक और उसके साथियों की होती है। यानी कि जो संपादकीय लिखा जाता है, यानी कि न्यूज़पेपर में जितने सारे आप लोग देख रहे होंगे, क्या वो कोई एक आदमी छापता होगा, नहीं, उसमें संपादक छापता है और संपादक के साथ उसका साथी भी रहते हैं। संपादकीय में संपादक का नाम नहीं होता, देखो। और जो प्रिंट करता है ना न्यूज़पेपर को, उसमें एक किसी व्यक्ति का नाम नहीं रहता है कि देखना, हर चीज़ में कोई बुक लिखता है, कोई कॉपी, कुछ भी चीज़ अगर लिखता है तो वहाँ पे लिखा रहता है कि कौन सा राइटर ने इस बुक को लिखा है। लेकिन जब न्यूज़पेपर छापा जाता तो वहाँ पर नहीं लिखा जाता कि इसने कौन सा राइटर छापा है। सो ऐसा इसलिए क्योंकि कोई एक व्यक्ति न्यूज़पेपर नहीं बनाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो होता है ना वह सभी का राय रहता है। यानी कि जितने भी सारे उस कंपनी में काम करते हैं सभी का राय रहता है, सभी का अपना विचार रहता है, और सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, समाचार पत्र की छापते हैं। अगर समाचार पत्र में कोई गलती पाया जाएगा तो क्या इसका जिम्मेवार कोई एक व्यक्ति लेगा, नहीं, इसमें सारा का जिम्मेवार होगा कि कौन प्रिंट कहीं तो कोई मिस्टेक नहीं कर दिया, कहीं न्यूज़पेपर फटा चोटा तो नहीं है, कहीं कोई जो तथ्य ला रहा है, कोई घटना के बारे में कोई जानकारी ला रहा है वहाँ से पता करके, वो कहीं जानकारी गलत तो नहीं ला रहा है। तो इसका जिम्मेवारी सब पर होता है। ठीक है, तो उसी को संपादकीय पत्र बोला जाता है। ठीक है, संपादकीय जो वह लेख होता है, वह टिप्पणी होता है जो संपादक द्वारा लिखा जाता है। संपादक मीन्स हो गया वहाँ एक व्यक्ति नहीं, जो सारे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, समाचार पत्र छापने का काम कर रहे हैं सारा, यानी संपादक और उसके साथी सारे हो जाएंगे। ठीक है, 5वां संपादक के नाम पत्र। देखो ये संपादक के नाम पत्र में एक पत्र जैसा रहेगा, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, टीचर के पास एक पत्र लिखता है एप्लीकेशन, उसी टाइप का रहेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिया, उसको अगले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ये पत्र की जैसा रहता है, जैसा रहता है ना सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, ऐसा इसी टाइप से पत्र के रूप में रहेगा। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, इसको मैं छोड़ दिया यहाँ पे। 6, प्रतिवेदन और उसके प्रकार। प्रतिवेदन क्या है, तो प्रतिवेदन का अर्थ होता है समस्त यानी पूरी जानकारी रखना। जिसके पास पूरा जानकारी है उसी को हम लोग प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, देखो नीचे, जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया विवरण, यानी कि जो जांच और पड़ताल के बाद जो विवरण तैयार किया जाता है सोच समझ करके, उसी को प्रतिवेदन बोलते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की घटना, कार्य, योजना आदि के बारे में स्पष्ट
देखकर या छानबीन करके जो लिखित रूप में परिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रतिवेदन कहते हैं। मतलब कोई भी घटना, कोई भी तथ्य, कोई भी कार्य योजना को स्पष्ट रूप से देख करके उसका छानबीन करके जो लिखा जाता है ना, उसी को प्रतिवेदन कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। आप सभी को पता होगा रिपोर्टिंग, बहुत लोग माइक उठा करके रिपोर्टिंग करने चल जाते हैं, तो वहाँ के बारे में अगर जानकारी आपको नहीं पता है कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, वहाँ का मुखिया अच्छा है कि खराब है, आप डायरेक्टली जाकर के बोल दोगे कि नहीं यहाँ का मुखिया खराब है, ये है वो है, तो ये गलत है ना। तो रिपोर्टिंग यानी वही होता है, रिपोर्ट वही आदमी कर सकता है जिसके पास उसके बारे में छानबीन करके उसके बारे में अच्छा जानकारी प्राप्त किया, उसके बाद वो रिपोर्टिंग करेगा तभी अच्छा कर पाएगा, है ना। इसका प्रकार क्या है, तो एक व्यक्तिगत प्रतिवेदन होता है, संगठनात्मक प्रतिवेदन होता है, एक विवरणात्मक परिवर्तन प्रतिवेदन होता है। 3 प्रकार का प्रतिवेदन होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर, प्रारूपण क्या है। प्रारूपण क्या है, तो देखो सरकारी कार्यालय में आवर्ती पत्र पर टिप्पणी कार्य समाप्त होने के बाद कार्यालय पत्रोत्तर का जो कच्चा मसौदा तैयार करता है उसे प्रारूपण कहा जाता है। देखो इसको मैं आपको ना भाषा में समझाता हूँ, बहुत आसान, आप लोगों को लैंग्वेज डिफिकल्ट लगा होगा बट मैं अपने भाषा में समझाता देता हूँ। देखो प्रारूपण क्या है, अभी छोड़ दो इसका डिफिनेशन का, छोड़ दो। देखो मान लो कि 2 कार्यालय ले लो, सरकारी कार्यालय, ठीक है, 2 सरकारी कार्यालय ले लो, मतलब जहाँ पे सरकारी लोग बैठते हैं। तो एक सरकारी का लोग दूसरे सरकारी कार्यालय में क्या करते हैं, पत्र को भेजते हैं। जो भी जनता का पत्र रहता है, कोई भी चीज़ों को, कोई भी नोटिस को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजता है। तो एक कार्यालय में जो पत्र आता है उसको बोलते हैं आवर्ती पत्र। मतलब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पत्र चल गया तो वहाँ से यहाँ पे जो पत्र आया ना उसको बोलते हैं आवर्ती पत्र बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से हो गया। अब टिप्पणी कार्य का मतलब होता है जो यहाँ का कार्यालय के अधिकारी लोग जो उस पर अपना कुछ भी तो राय दिया होगा ना। जब एक पत्र दूसरे कार्यालय में जाता है तो यहाँ का पत्र क्या दूसरा कार्यालय में खाली पेज को भेज दिया होगा, नहीं, इस कार्यालय में कुछ ना कुछ उस पेज पर लिखा होगा, उस पत्र पर कुछ ना कुछ यहाँ के अधिकारी के लोग लिखे होंगे और फिर दूसरे कार्यालय में भेज दिया होगा। तो यहाँ का जो कार्यालय वाले अधिकारी जो लिखता है ना उस पर, उसी को बोलते हैं टिप्पणी, कि अपना उसने क्या टिप्पणी दिया, क्या कराने के विषय में पत्र लिखा है, क्या कराना है, तब ना अगला अधिकारी समझेगा कि इसका टिप्पणी क्या था, तो उसी को बोलते हैं टिप्पणी, ठीक है। अब उसके बाद एक आते हैं पत्रोत्तर। पत्रोत्तर का मतलब होता है पत्रों का उत्तर देना। अब हम मान लो यहाँ से हम पत्र दूसरे कार्यालय के पास भेज दिए, अब वो उत्तर नहीं देगा तो इसका कोई मायने रखता है क्या, नहीं ना। तो पत्रोत्तर का मतलब होता है पत्रों का उत्तर देना, ठीक है। और कच्चा मसौदा का मतलब क्या होता है सो मैं बताता हूँ। देखो इस कार्यालय से मान लो टिप्पणी कर लिया गया, ठीक है, और टिप्पणी करके मतलब लिख करके अपना विचार दे करके पत्र को अगला कार्यालय में भेज दिया गया। अब अगला कार्यालय मान लो वहाँ डीएम बैठा हुआ है, तो क्या आपको ये लग रहा है कि डीएम सारा का पत्र को पढ़ते रहेगा और उसमें क्या खराबी है क्या अच्छाई है उसका ढूंढते रहेगा, नहीं, उसके वहाँ का स्टाम्प लोग करता है। तो स्टाम्प लोग क्या करता है, देखता है कि क्या चीज़ें सही है, मतलब उसका जो डीएम रहता है वो बताता है क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है, और अगर कोई चीज़ गलत हो तो उसको सही टाइपिंग कराना है कंप्यूटर पर, तो उसका काम कौन, डीएम खुद जाएगा, नहीं, उसके जो स्टाम्प लोग होते हैं वो करते हैं। तो स्टाम्प लोग जो भी उसको सुधार करते हैं, या तो फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो डीएम को लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है, तो उसी को सच्चा मान लिया जाएगा कि चलो यही ठीक है, तो उसको बोलते हैं कच्चा मसौदा। या तो गलती हुआ चीज़ को सुधार देना, या तो ऑलरेडी अगर पहले से सुधरा हुआ चीज़ है, कोई भी मिस्टेक नहीं लग रहा है और अगर डीएम उसको सही मान लिया तो उसी को बोलते हैं कच्चा मसौदा, ठीक है। तो देखो सरकारी कार्यालय में आवर्ती पत्र को, जो पत्र आता है उस पर टिप्पणी कार्य, मतलब जो टिप्पणी लोग करते हैं कि ये काम करवाना है, तो अधिकारी का टिप्पणी हो गया। तो टिप्पणी कार्य समाप्त होने के बाद जब सारा का टिप्पणी कार्य समाप्त हो जाता है, ये अधिकारी ने अपना टिप्पणी दिया, वो अधिकारी ने अपना टिप्पणी दिया और फाइनली ये डीएम के पास पहुंच गया। तो ये जब सारा खत्म हो जाता है, सारा टिप्पणी खत्म हो जाता है, उसके बाद कार्यालय पत्रोत्तर का जो कच्चा मसौदा तैयार करता है, यानी जो कार्यालय रहता है लास्ट में सब चीज़ होने के बाद जो कार्यालय रहता है यानी डीएम, उसका पत्रोत्तर का जो कच्चा मसौदा तैयार करता है। पत्रोत्तर मतलब उसका उत्तर, जो पत्र में लिखा गया है, जो पत्र में डिमांड किया जा रहा है उसका उत्तर तैयार करती है, और वो भी किस पर, कच्चा मसौदा तैयार करते हैं, यानी पत्र उसका उत्तर का कच्चा मसौदा तैयार करते हैं। अगर सही है तो उसको सही मान लिया जाएगा, और अगर कोई चीज़ गलत लग रहा है तो उसको सही उत्तर बनाया जाएगा, यानी सही उसको टाइप करवाया जाएगा अपने स्टाम्प के द्वारा, उसको बोलते हैं कच्चा मसौदा तैयार करना, ठीक है। उसे प्रारूपण कहा जाता है। प्रारूपण 2 प्रकार का होता है, प्रारंभिक और उच्चतर प्रारूपण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है जीवन वृत्त क्या है, यानी बायोडाटा। देखो बायोडाटा से ही पता चल रहा है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरा जीवनी के बारे में, उसका पूरा जीवन के बारे में हर एक कहानी को लिखना ही बायोडाटा कहलाता है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना, अर्थात किसी व्यक्ति का विशेष के संपूर्ण
जीवन वृत्तांत को जीवनी या जीवन वृत्त या बायोडाटा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को लिखना, हमारे जीवन के पूरे वृत्तांत को अगर लिखा जाएगा तो हम बोलेंगे वो हमारा जीवन वृत्त है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का पूरा जीवन वृत्तांत को लिखना ही क्या कहलाता है? जीवन वृत्त या बायोडाटा कहलाता है। 9 नंबर है ज्ञापन क्या है? तो किसी को कोई बात बताना या ज्ञात कराना या सूचित कराना या जानकारी देना ही ज्ञापन कहलाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी एक अगर हम हैं और किसी व्यक्ति को बात कुछ बता दिए, कुछ ज्ञान दे दिए, कुछ जानकारी दे दिए, तो उसी को बोलते हैं ज्ञापन, है ना। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को साधारण संदेश देता है, देना हो तो पत्र लिखा जाता है, उसी को ज्ञापन बोलते हैं। मतलब एक अधिकारी जब दूसरे अधिकारी को क्या देता है? कुछ बात बताना चाहता है, कुछ ज्ञात करवाना चाहता है, कुछ सूचित करवाना चाहता है, कुछ जानकारी देना चाहता है, तो पत्र लिखता है, इसी पत्र को हम लोग ज्ञापन कहते हैं। 10 नंबर अनुवाद क्या है? अनुवाद मीन्स वही ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेट करते हैं एक भाषा से दूसरे भाषा में, है ना। तो अलग अलग विद्वानों ने अनुवादन का अलग अलग परिभाषा दिया है। फेडफोर्ड एक वैज्ञानिक थे, इसने क्या बताया अनुवाद के बारे में? देखिए, किसी एक भाषा की पाठन सामग्री को किसी दूसरे भाषा में उसी रूप में रूपांतरित करना, मतलब परिवर्तन करना, अनुवाद कहलाता है। मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। किसका कहना है? फेडफोर्ड के अनुसार से। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्टन के अनुसार से। फर्स्टन ने क्या कहा? ये भी एक वैज्ञानिक थे। एक भाषा में अभिव्यक्त पाठ के भाव को दूसरी भाषा में उसे उतारने का नाम अनुवाद है। इसने कहा कि जब एक भाषा से कोई भी अभिव्यक्त पाठ को, कोई भी चैप्टर को दूसरी भाषा में उतारते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्टन। एक भाषा से दूसरे भाषा में उतारते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अनुवाद बोलते हैं। और इसको कौन परिभाषित किया है? तो फर्स्टन ने परिभाषित किया है। उसी का डिफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा में कही गई बात या लिखी गई बातों को किसी दूसरे भाषा में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? अनुवादन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अनुवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, संक्षेपण क्या है? तो देखो, संक्षेपण से पता चला संक्षेप यानी कि छोटा रूप। ठीक है, संक्षेपण मीन क्या? तो छोटा। तो संक्षेप का अर्थ होता है सार। सार मतलब छोटा, अर्थात किसी भी दी हुई लेख, टिप्पणी, अनुच्छेद, निबंध को संक्षिप्त, छोटा करना या सार निकालना। सार मतलब उसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकालना, आने के लेख के मुख्य विचार, तर्क आदि को कम से कम मुख्य शब्दों द्वारा श्रोताओं तक पहुंचाना, यानी कि लोगों तक पहुंचाना कम से कम शब्दों में। कोई भी लेख हो, कोई भी कहानी हो, कोई भी विचार हो, कोई भी तर्क हो, कोई भी घटना हो, उसको कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुँचाना ही संक्षेपण कहलाता है। 12 नंबर पलवन क्या है? तो पलवन का अर्थ होता है किसी भी भाव का विस्तार करना। अभी मैंने क्या देखा? किसी भी भाव को छोटा करना, है ना, संक्षेपण कहलाता है। और पलवन क्या है? किसी भी भाव को बड़ा करना, विस्तार करना, है ना। इसमें किसी भी वाक्य, कहावत, लोकगीतियाँ आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत करना ही पलवन कहलाती है, यानी कि बड़ा करना। इसकी विस्तार की आवश्यकता तभी होती है जब मूल भाव संक्षिप्त, साधन या जटिल हो जाता है। मतलब जब जो शब्द रहता है ना, वो बहुत मूल शब्द रहता है, मूल भाव में छोटा रहता है, संक्षिप्त रहता है, सघन रहता है या जटिल रहता है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसको उसमें हम लोग पलवन करते हैं, यानी कि उसके भाव को बड़ा करते हैं। आप देखेंगे कविता में डिफिकल्ट वर्ड रहता है, जटिल वर्ड रहता है, तो उसको क्या किया जाता है? उसको हम लोग टीचर के द्वारा हमारा लंबा करके बताया जाता है ताकि उस कविता को हम समझें, तो उसको बोलते हैं पलवन। 13 नंबर उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व मतलब पहले जोड़ने पर उनके अर्थ को परिवर्तन करता है, उसे उपसर्ग करते हैं। मतलब देखो, कोई भी ऐसा शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले आकर के उस शब्द को परिवर्तन कर देता है, उस शब्द को बदल देता है, नया शब्द बना देता है, उसको बोलते हैं उपसर्ग। जैसे देखो, यहाँ पे आदर है, तो आदर मीन्स होता है किसी को आदर करना, लेकिन इसके पहले अन आ गया, तो कोई भी शब्द के पहले कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसका पूरा परिवर्तन ही चेंज कर देता है पूरा अर्थ को ही, तो उसी को बोलते हैं उपसर्ग। अब यहाँ पे तो आदर है, इसके पहले आ गया अन, तो हो गया अनादर। आदर था मतलब आदर करना, लेकिन इसके पहले जब अन आ गया तो इसका उल्टा बन गया, परिवर्तन हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, अनादर बन गया, मतलब आदर नहीं करना। यहाँ नीचे वाला देखिए, गुण है, तो गुण मतलब किसी व्यक्ति में गुण है, लेकिन उसी के पहले अगर कोई एक ऐसा शब्द आ गया अव, तो ये हो गया अवगुण, इसका पूरा का पूरा अर्थ बदल गया, मतलब अवगुण, उसके अंदर गुण नहीं है। तो कोई भी शब्द के पहले आकर के कोई ऐसा शब्द आता है जो पूरा उसका परिवर्तन पूरा अर्थ को ही चेंज कर देता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं उपसर्ग। अब इसके उल्टा है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? कोई भी शब्द को पीछे आता है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ करके, यानी कि पीछे जुड़ करके नए शब्द का निर्माण कर देता है, यानी पीछे जुड़ करके उस शब्द का अर्थ क्या कर देता है? बदल देता है। वो था आगे जुड़ता था और ये पीछे जुड़ जाता है। जैसे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं पढ़ना लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ना मीन्स पढ़ना है, लेकिन इसके पीछे आई आ गई थी, हो गया पढ़ाई। पढ़ना और पढ़ाई में बहुत फर्क है। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं बनाना, मतलब कोई चीज़ का बनाना, लेकिन यहाँ पे पीछे जोड़ दिया गया आवट, तो हो गया बनावट।
तो बनाना और बनावट में बहुत फर्क है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ शब्द पीछे आकर के उस शब्द का अर्थ को बदल दे रहा है। और पर्याय दो प्रकार का होता है, एक विभक्ति पर्याय और एक व्युत्पन्न पर्याय, ठीक है। एक होता है विभक्ति पर्याय और एक होता है व्युत्पन्न पर्याय। अब चलते हैं लास्ट 15 नंबर, लिंग निर्धारण या फिर लिंग निर्णय क्या है। तो जब प्राणीवाचक यानी जो व्यक्ति जिंदा रहता है, प्राणीवाचक जीव जंतु जो जिंदा चीज़ होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्राणीवाचक। जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराए तो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्रीलिंग का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग मतलब जो पुरुष जाति का हो, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का हो। जैसे कुत्ता, हाथी, शेर पुल्लिंग है और कुतिया, हाथनी और शेरनी क्या स्त्रीलिंग है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए दोस्तों, अगला वीडियो में क्या क्या आपको डिस्कस करने वाला हूँ। संपादक के नाम पत्र में आगे का वीडियो में बताऊंगा रात को, ठीक है। समाचार लेखन, संपादकीय, टिप्पणी लेखन और प्रतिवेदन, ये सब मैं जितना जल्द हो सकेगा मैं आप सभी को वीडियो देने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है जो कि मैं 5 क्वेश्चन का आंसर दूंगा। बाकी सारा का हो गया है, जाकर के देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, प्लेलिस्ट जाकर के चेक करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ भी सेंड कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत।